Very warm welcome to one and all, and welcome back to our channel, that is A Square Classes. And yes, we are up to the next session of your chapter, that is Transport in Plants, and we are going to see what next topic deals about transport in plants. Basically transport in plants में आगे क्या पढ़ना है और क्या देखना है, आज हम ये देखने वाले हैं। ऊपर से मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपको लगेगा कि हाँ क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ रहे हैं। खैर वो तो मैं रोज ही करवाती हूँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो, so last class I have taught you properly, that is when does the cell becomes flaccid, when does the cell become turgid, when does the cell become plasmolysed, and किस कंडीशन को बेटा हम लोग डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ मुझे ये चीज कि किसको डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं और किसको डीप्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं। Clear? So now give the very next heading for your today's session, that is DPD. इसी डीपीडी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पता है? डिफ्यूजन क्या होता है? What this diffusion pressure deficit says? It says that DPD is defined as decrease in diffusion pressure, decrease in diffusion pressure the addition of solute, by the addition of solute particles in any system लिखना बेटा। and this DPD is also called as क्या, बताओ, कमेंट करो जल्दी से, सक्शन प्रेशर। इसी को हम लोग सक्शन प्रेशर कहते हैं। मैम ये तो हो गई डेफिनेशन की बातें, क्या होता है ये डीपीडी, हमको सिंपल में समझाओ ना, जो आप हमेशा समझाते हो। ठीक है बेटा, वो भी मैं आपका सपना पूरा कर देती हूँ। चलो ठीक है, देखना वही राम कहानी, फिर से दो कैन को हमने जोड़ दिया। यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है। डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ होगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एक्सेप्टेड। आप लोग कहोगे यस मैम, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। When there is a transfer of any molecule from high concentration to low concentration, that is called as diffusion. जब ये ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा मॉलिक्यूल्स, there is generation of few amount of pressure, and that pressure is called as what? Diffusion pressure. जब ये मॉलिक्यूल्स या ये सॉल्वेंट बेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, then there is some amount of pressure generated, and that pressure is called as what? That pressure is called as diffusion pressure. Accepted? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर few amount of pebbles या few amount of solute, चीनी, नमक, पेबल, पत्थर, जो डालना है डाल दिया। बेटा आपको जो फेवरेट है ना वो डाल दो, ठीक है। ये मैंने सॉल्वेंट में एक सल्यूट ऐड कर दिया बेटा। ये ब्लैक वाले सॉल्वेंट है और ये रेड वाले सल्यूट है। सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट तो मूव होता है थ्रू डिफ्यूजन, बच जाते हैं सल्यूट। सो जब मैंने सल्यूट ऐड किया ना बेटा जी, when there was an addition of solute, you might have seen there is decrease in rate of diffusion and also decrease in diffusion pressure and also decrease in diffusion pressure. So when I have added the diffusion pressure, जब मैंने यहाँ पे सल्यूट ऐड किया बेटा, तो मैंने देखा कि इनका डिफ्यूजन स्लो हो गया, इनकी मोटिलिटी स्लो हो गई। सो इनका जो डिफ्यूजन जिस अमाउंट से रिड्यूस हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या फिर दैट इज आल्सो टर्म्ड एज डीपीडी। समझ में आया व्हाट इज डीपीडी? पहले तो ये पॉइंट समझ में आया बेटा क्या कहता है डीपीडी, एंड उसको अगर आप लोग फिर से अब जो मेरे समझाने के बाद पढ़ोगे तो समझना, डिफाइंड एज डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर
by the addition of solute particles in any system. मेरा ये कोई भी सिस्टम था, इसका मैंने सल्यूट ऐड कर दिया और इसकी फ्लो की एबिलिटी रोक दी। आया समझ में? और इसी रोके वाले एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? डीपीडी। एंड दिस डीपीडी इज आल्सो कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर। जिस अमाउंट से डेफिसिट हुआ, उसका फ्लो, उसका रेट, उसका पासेज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? उसी को हम लोग सक्शन प्रेशर कहते हैं। आया समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आप लोग कहोगे यस सर, यस मैम, क्लियर है। सब बेटा जल्दी जल्दी समझ में आया इतना? चलो, सो दिस डीपीडी इज ऑल्सो मेंशन एज the amount of requirement of water by a body or by a system। ऐसे भी बोलते हैं कि एक बॉडी को कितनी वाटर की जरूरत है और कितना नहीं मिल पा रहा है, उसी को हम लोग डीपीडी कहते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको अपने टोन में समझाऊं तो बेटा यू हैव बीन ऑलवेज लिसनिंग अबाउट थर्स्ट, प्यास। आपको प्यास लगी तो आप एक गिलास पानी पीते हो, ठीक है? पीते हो ना? कोई आप जब सपोज आप लोग घर में बैठे हो, सोचना, ठीक है? यू आर सिटिंग नाइसली ऑन अ सोफा, फैन चल रहा है, फिर भी आपको प्यास लगी, आप हाफ गिलास पानी पीते हो, ठीक है? कुछ बच्चे आलसी होते हैं, वो एक सिप में भाग आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल जिनको फील होता है, ठीक है? कुछ बच्चे बहुत धूप से 2 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, 2 किलोमीटर का रनिंग रेस जीत के आ रहे हैं, वो 1 गिलास, 2 गिलास, 1.5 गिलास पानी पी लेते हैं। कुछ बच्चे स्कूल से 6 किलोमीटर पैदल साइकिलिंग करके आ रहे हैं, वो आने के बाद उनको तुरंत रसना दो या फिर ऐसी कोई चीजें दो जो उनकी थर्स्ट को बुझाए। सो व्हाट इज दिस थर्स्ट? दिस थर्स्ट इज व्हाट इट इज डिटरमाइनिंग ना कि कितना अमाउंट ऑफ पानी आपको चाहिए, हाउ मच अमाउंट। और वो हम लोग क्यों कम हुआ? क्योंकि आपके बॉडी में बेटा वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट कम हुआ और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ। सो बेसिकली यू रिक्वायर दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर ड्यू टू लेस ऑफ व्हाट? पानी कम के होने की वजह से उतना पानी आपकी बॉडी को जरूरत है ना? आप लोग कहोगे यस मैम जरूरत है। एंड दैट इज व्हाट डीपीडी इज, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय योर बॉडी व्हेन यू आर इन एनी कंडीशन, थर्स्टी हो, प्यासे हो, सोफे पे बैठे हो तो 1 गिलास पानी पियोगे, दौड़ कर आ रहे हो तो 2 गिलास, थक के आ रहे हो तो फिर थोड़ा और जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, पानी का कॉन्सेंट्रेशन, इसमें सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है, पानी का कम हो गया, तो ये मूवमेंट ही नहीं हुआ, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी प्यास बुझी ही नहीं आपकी बॉडी के स्टोरेज पानी से, तो आप क्या कर लोगे? पानी पियोगे। आया समझ में? दिस इज व्हाट डीपीडी इज। राइट दिस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स सी व्हाट इज डीपीडी for actual flaccid cell, for turgid cell, for plasmolysed cell and for other cells. Okay, चलो मिटा दूं? आप लोग कहोगे यस मैम। ये लिख लेना बेटा, सल्यूट एडिशन के बाद ही डिक्रीज हुआ है क्या? डिफ्यूजन प्रेशर। आ समझ में? ठीक है। Point about DPD is requirement of water from, और लिखना रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय दी सेल। अभी तो मैंने आपको बताया आपके बॉडी को कितनी प्यास लगेगी, कितनी पानी की जरूरत है, वही क्या है बेटा? डीपीडी। क्लियर? एंड वाटर ऑलवेज फ्लोज, और वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, बेटा ये जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी दे देगा अगर पूछेगा। लिखो पहले पॉइंट फिर बताती हूँ। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। आज तक आपने मुझे यही बोलते हुए सुना होगा, वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस के केस में भी, डिफ्यूजन के केस में भी मैंने आपको सिर्फ हाई कॉन्सेंट्रेशन, और बेटा जी आपको पक्का पता है मैंने उस समय सॉल्वेंट की बात कही थी। हम लोग हमेशा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन से डील करते हैं। मेरे बच्चों को हमेशा पता होता है कि हम लोग किस कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। आप लोग अगर बोलोगे सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो फिर आपकी आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि वाटर कहां से कहां मूव करेगा। समझ में आया बेटा? अगर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कभी भी कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। पर कब? जब सॉल्यूशन हो,
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक 2 टैंक है, ठीक है। इस टैंक को चलो हम लोग ऑस्मोसिस में ही देख लेते हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल, ये अगर बिना जोड़े दिए गए तो वो क्या होगा, डिफ्यूजन। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा ऑस्मोसिस। इसमें मैंने सल्यूट रखा, सेम चीज फिर से समझा रही हूं, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसमें यहाँ पे वाटर सिर्फ 2 है, चलो मैं रेड वाले से मार्किंग दिखा देती हूँ वाटर की, देखना बेटा, ठीक है। इसमें सिर्फ वाटर इतने ही है, थोड़े से अमाउंट के पानी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये सब पानी 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 पानी, वाटर, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूट इसमें ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। सोल्यूशन कैसा है ये सोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट कैसा है, हाइपोटोनिक। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट कम है। और कभी भी हम लोग सोल्यूशन, बेटा मैं फिर से बोल रही हूं ये चीज, कभी भी हम लोग सोल्यूशन सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, क्लियर। कितना अमाउंट हो, आपने चीनी 2 ग्लास, फिर से वही डायलॉग, फिर से वही स्टेटमेंट, आपने 2 ग्लास चीनी लिया, दो ग्लास पानी लिया, उस 2 ग्लास पानी में आपने 1 ग्लास में 2 चम्मच चीनी डाला और 1 ग्लास में 3 चम्मच चीनी डाला, ठीक है, एक ही ग्लास पानी में। तो जो दूसरा वाला बॉटल, दूसरा वाला ग्लास है जिसमें आपने 3 चम्मच चीनी डाला, द सोल्यूशन इज मोर हाइपरटोनिक। और जो दो चम्मच चीनी डाला, द सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक। बट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा है, आप लोग कहोगे मैम जिसमें 2 ग्लास चीनी डाला है, तो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, आया समझ में बेटा मैं क्या कहना चाहती हूँ, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। समझे, क्लियर हुआ ये डाउट, अब समझ में आएगा, आप देखना। तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में जाएगा। आया समझे बेटा, दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सॉल्यूशन व्हेन वी टॉक विद द रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। और वैसे अपने सॉल्वेंट के केस में बात करें तो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई, बेटा इसमें हम लोग वाटर का कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, क्लियर। सो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। चलो फिर उसके बाद डीपीडी। अब यही ये कहानी मैंने क्यों समझाई, क्योंकि मुझे आपको ये स्टेटमेंट समझाना था, ठीक है। 2 टैंक फिर से ले लिया, एक में मैंने नींबू के सब्जा डाल लो बेटा, सब्जा का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आप लोग घर में सब लोग आजकल वैसे भी गर्मियों का टाइम है या फिर थोड़ा सनी डेज में क्या करते हैं, जनरली लोग गर्म पानी या फिर ठंडे पानी में सब्जा डाल के पीते हैं, क्यों, बिकॉज इट प्रोवाइड्स कामनेस, इट प्रोवाइड्स सुटेबल टाइप ऑफ एनर्जी। और गर्मियों में जनरली लोग पीते हैं, या फिर मिल्क शेक पी रहे हो या फिर थिक शेक पी रहे हो, तो यू बेसिकली यूज सब्जा, ठीक है। तो अगर 2 पानी मैंने रखा, ठीक है बेटा समझना, 2 कंटेनर रखा मैंने 2 ग्लास में, यहाँ पे पानी पानी पानी, अगेन हियर इज वाटर, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, अब समझना, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ सब्जा के सीड्स डाल दिए, बेटा सब्जा के सीड्स हमारे क्या ऐड करेंगे, सल्यूट। थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे ये जो सब्जा के सीड्स थे, ये कुछ ना कुछ वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएंगे, तो आप लोग ऑटोमेटिकली देखोगे यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ज्यादातर आपको सल्यूट सूजे सल्यूट्स मिलेंगे। अरे किशमिश ले लो बेटा, सब्जा नहीं समझ में आ रहा, समझ में आया, तो आप लोग देखोगे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, किशमिश बहुत सारी किशमिश या फिर बहुत सारे सब्जे फूल के रह गए। ये वाला जो पानी था बेटा, ठीक है, ये वाला जो वाटर था, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ किशमिश बेटा वैसे ही रह गए जिनको पानी एडिक्वेट मिला ही नहीं। तो वो किशमिश, ये सपोज जो ऊपर वाले किशमिश हैं, इन केस उनको पानी मिला ही नहीं, वो स्वेल हो ही नहीं पाए, तो उनको कुछ ना कुछ वाटर की तो डिमांड होगी ना, एंड दैट डिमांड ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट डिमांड ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डीपीडी। बेटा ये एग्जांपल याद रखोगे, कभी क्वेश्चन में गलत नहीं करोगे, ठीक है। जो कभी भी आप देखना, मम्मी ने 4-5 किशमिश भिगाए और पानी थोड़ा ही डाला, उसमें से 3 किशमिश भीग गए, 2 किशमिश नहीं भीगी बेटा, ठीक है। तो फिर वो जो वाटर का कंटेंट था उसको नहीं मिला, एडिक्वेटली नहीं मिला ना बेटा, तो what happens then it requires water, and then amount of water which was required by resins, अपने इंग्लिश के टोन में बोलूं तो, एंड आप लोग के टोन में, अगर जो किशमिश को जो पानी की जरूरत है बेटा, तो वही क्या हो जाता है,
वो उसका डीपीडी हो जाता है। समझ में आया बेटा? क्लियर? तो दिस इज व्हाट डीपीडी द रिक्वायर दिस, ये मनुके, ये जो हमारे किशमिश, ये जो हमारे रेजिन्स थे ना बेटा, यही इनकी डिमांड है किसके लिए? वाटर की। और दिस इज ओनली डीपीडी। सो डीपीडी, बट यहाँ पे कोई सल्यूट नहीं है, यहाँ पे इफरात पानी है। मैंने इस इफरात पानी में 2 किशमिश डाली और वो मस्त के फुल गए, ठीक है। बट तो फिर इनकी तो डीपीडी, इनकी तो रही ना, तो वाटर यहाँ पे किसकी डीपीडी ज्यादा है? अगर ये ए है, ये बी है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि किसकी वाटर की डिमांड ज्यादा है, किसको डीपीडी ज्यादा है, तो आप लोग कहोगे मैम ए हैज मोर डीपीडी देन बी। बी की डीपीडी कम है, बी को पानी की जरूरत है क्या? उसमें ऑलरेडी इतना सारा पानी है और 2 किशमिश जो डाले थे वो सूख के मस्त बड़े हो गए। तो अगर मैंने इनके बीच में पानी लगा दिया या फिर मैंने इनके बीच में पाइप जोड़ दिया कनेक्शन, तो क्या दिखेगा आपको? आपको बेटा जी यही दिखेगा कि ये जो वाटर है यहां से यहां सप्लाई होगा। एंड दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। क्या मेरा ये क्वेश्चन, क्या मेरा ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी है? नहीं। आप एम्स के क्वेश्चंस देखो, आप नीट के क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, आपको ये स्टेटमेंट किसी न किसी 4 ऑप्शंस में दिखता है। एंड बच्चे जनरली गलती करते हैं डीपीडी में, बिकॉज वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये लो और हाई वाला। बट हमें नहीं होना है, क्यों? क्योंकि हम लोग ए स्क्वायर में पढ़ते हैं एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम एनआर मैम। ओके, समझ में आया? क्यों बेटा? वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। क्लियर? Why always low? बेटा इसकी पानी की डिमांड क्या है? सेटिस्फाइड है, इसको पानी की जरूरत ही नहीं है। पर इसको पानी की जरूरत है, आप लोग कहोगे हाँ, क्योंकि हमारे 4 किशमिश ऑलरेडी सूजे नहीं है, फूले नहीं है, उनको वाटर की चाहिए। सो वाटर कहाँ? अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। आप लोग कहोगे हाँ मैम होगा। दिस इज व्हाट ए हैज मोर डीपीडी देन बी एंड वाटर विल फ्लो फ्रॉम, वाटर विल फ्लो फ्रॉम, बताओ बेटा, कमेंट करो, फ्रॉम बी टू ए। आए बेटा समझ में? क्लियर? वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी एंड वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और मैं कॉन्सेंट्रेशन किसके टर्म में अभी बात कर रही हूँ बेटा? सॉल्वेंट, दैट इज वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूँ। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट था पर ये समझना जरूरी था, ठीक है। नॉट ओनली दिस, अब आपको डीपीडी दिख रहा होगा एक्चुअली क्या कहता है ये स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिखा देन यू टेल मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर और लिख लो, चिपका लो, जहां लिखना है लिख के याद कर लो, वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं आपको, इसी में समझाती हूँ, ठीक है। डीपीडी इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय द सेल। मैम आप तो ये बोल चुके हो, हमें समझ में आ भी गया है कि हमें प्यास लगी तो हमें कितनी पानी चाहिए होगी, ठीक है। पर मैं एक और चीज कहती हूँ, डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखना बेटा, डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, proportional to what? Concentration of solute, concentration of solute. So DPD is directly proportional to concentration of solute. क्यों? अभी आपने देखा, इसमें मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो रेजिन्स नंबर ऑफ मनुके थे वो कितने थे? 2। यहाँ पे जो रेजिन्स थे वो बहुत सारे थे, तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट का उतनी ज्यादा डीपीडी। बेटा ये देखो ना, कितने सारे मनुके थे यहाँ पर, उसकी डीपीडी उतना, सल्यूट जितना ज्यादा उतना डीपीडी। दिखा दूं मैं आपको, फिर से स्टोरी रिपीट्स, हिस्ट्री रिपीट्स। 2 टैंक लिया, उसको पाइप से जोड़ दिया, ठीक है, कनेक्शन लगा दिया दोनों टैंक, एक में 4 मनुके डाला। बेटा आपका फेवरेट जो डलवा डलवा दो, कुछ सब्जा मिल्क शेक वाले भी होंगे, सब्जाई डलवा लेते हैं, ठीक है। मैं किशमिश ले लेती हूँ, ठीक है। चलो रेजिन्स आपने भिगो दिए, हाँ भिगो दिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे रेजिन्स डाले, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही रेजिन्स डाले। आप लोग पूछोगे क्यों? बेटा 4 डाल देते ना, मेरी मर्जी, ठीक है। तो देखना, DPD is directly proportional to concentration. As usual ये नीचे वाले सब फूल गए, ऊपर वाले फूल नहीं पाए। यहाँ पे पानी तो था, यहाँ भी पानी था, ठीक है, तो ये तो सब फूल के मस्त मस्त हो गए।
पर यहाँ पे इनकी जो डिमांड है पानी की वही तो हमारा डीपीडी है ना। इसमें मैं अगर और कॉन्सेंट्रेशन का सल्यूट बढ़ा दूं बेटा तो क्या इनका डीपीडी बढ़ेगा? ऑब्वियसली इनकी वाटर की डिमांड भी तो बढ़ेगी। एग्जाम्पल से समझना, एक कप में मम्मी ने 4 किशमिश डाले थे, वो किशमिश अच्छे से फूल गई, मम्मी ने वापस 4 किशमिश डाले, फिर उतना पानी ही नहीं था, उस 4 में से 2 ही किशमिश फूली, 2 किशमिश फूल नहीं पाई, सूज नहीं पाई। या फिर आप लोग जो एडिबल रेजिन्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। सो दैट एडिबल रेजिन्स डजंट गेट स्वेल्स अप, what happens next day? Mom gets irritated, again she adds two more resins in the same bowl, so again she notices that there is no swelling of the resins, and that is not actually we like swollen resin for eat, ठीक है, to eat up, to make some delicious puddings or make some kheer and all, but it is not happening. What she does, she adds some more. So what happens at that time? क्योंकि उनमें पानी की कमी थी, उनको पानी चाहिए फूलने के लिए, तो जो नंबर ऑफ सोल्यूट्स बढ़ाने पे बेटा पानी की जरूरत आ रही है। आप लोग कहोगे हाँ मैम आ रही है, तो जो पानी की जरूरत आई है वही तो हमारा डीपीडी है। और वो कैसे बढ़ा? कंसंट्रेशन बढ़ाने से, नंबर ऑफ रेजिन्स बढ़ाने से। किशमिश का एग्जांपल याद रखना डीपीडी वाले किस्से में, ठीक है, समझ में आया? सो डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of solute. Let's see how do DPD changes, how do DPD varies in different types of cells. बेटा मैंने आपको 3 ही टाइप के बेसिकली सेल्स बताए, एक तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल, दूसरा फ्लैसिड सेल्स, तीसरा टर्जिड सेल। क्लियर? इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है और मुझे फटाफट बताना है कि डीपीडी किसका क्या होगा। चलो बता दो, आप लोग कहोगे यस। Mathematically, if we calculate DPD is equals to OP minus TP. मैम व्हाट इज दिस ओपी? अब फिर से दिमाग मत खाओ बेटा जी, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर किस सेल के लिए क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? एंड टीपी इज व्हाट? फिर से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया बेटा, दिस इज टर्गर प्रेशर। निकाला हुआ है ये टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोग कहोगे यस मैम निकाल चुके हैं हम लोग। सो डीपीडी इज व्हाट? ओपी माइनस टीपी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। आया समझ में? ठीक है मैम, ये तो फॉर्मूला वाली बात हो गई, आप जो बोलते हो हम वो लिख लेते हैं। बेटा ऐसा जनरली होता है, क्यों? क्योंकि टर्गर प्रेशर क्या था? द प्रेशर जनरेटेड, देखना बेटा एक सेल है, इस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को हम लोग प्रोटोप्लास्ट बोलते थे। इस पे जो प्रेशर जनरेट, ये जो प्रेशर साइटोप्लाज्म के साथ सेल वॉल पे जो प्रेशर जनरेट कर रहा था उसी को हम लोग टर्गर प्रेशर बोल रहे थे बेटा। ये सेल वॉल है बेटा, सोना नहीं है, होश में सुनो, ठीक है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, समझना आप। ये जो सेल प्रेशर वॉल पे दे रहा था उसी को हम लोग सेल वॉल कहते थे, सॉरी टर्गर प्रेशर कहते थे, टीपी। जो प्रोटोप्लाज्म एक प्रेशर दे रहा था सेल वॉल पे थ्रू सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लास्ट, उसी को हम लोग क्या कहते थे? टर्गर प्रेशर। एंड सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटोप्लास्ट। भूलना नहीं, ठीक है? चलो, सो दिस इज व्हाट? टर्गर प्रेशर। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा था? अगर बाहर बहुत ज्यादा पानी है तो कुछ ना कुछ वाटर फ्लो होगा इनसाइड, वो जनरेट हो रहा था अगेन। तो ये दोनों प्रेशर, तो अब देखना, बाहर से ऑस्मोटिक प्रेशर लगा, अंदर से टर्गर प्रेशर लग रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो पता चलेगा ना बेटा कि डीपीडी यानी उसको कितने वाटर की जरूरत है, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, कितना टर्गर प्रेशर है। आया समझ में? टर्गर प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल, कल का स्टेटमेंट याद करो, फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द रेडियस और टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर सेंट्रीपिटल, फ्रॉम आउटसाइड टू द सेंटर। लग रही है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर? हाँ बेटा, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही तो बताएगा ओपी माइनस टीपी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब डिफरेंट सेल की बात करें, क्या क्या हो सकता है? आप लोग कहोगे हाँ, मैंने आपको कल एक स्टेटमेंट लिखवाया था ऑस्मोटिक टर्गर प्रेशर में कि टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा हम लोग क्लोज्ड वेसल की बात करते हैं, ओपन वेसल की बात नहीं करते, जो टर्गर प्रेशर होता है, ठीक है? सो अगर मैं वैसे बात करूं तो टर्गर प्रेशर फॉर अ फ्री सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? 0 होगा। दिस इज व्हाट सेज डीपीडी फॉर फ्री सोल्यूशन इन अ वेसल इज, क्या होगा उसकी वैल्यू? पहला करके लिखना, ठीक है? फ्री सोल्यूशन का जो डीपीडी है, एक ग्लास पानी लो, उसमें एक गिलास लो, उसमें 2 लीटर, एक गिलास लो 1 लीटर का, उसमें 1 लीटर पानी डाल दो, उसका डीपीडी क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल है बेटा, क्या टीपी 0 होता है किसी भी फ्री सोल्यूशन या फिर किसी भी फ्री सेल्स के लिए, ठीक है? वो एक सेल लिया हमने, उसमें
पहले से वाटर प्रेजेंट था, बाहर उसको कोई दिक्कत है, बाहर बहुत सारा पानी है पर उसका टर्गर प्रेशर क्या है, 0, कैसा होगा सेल, कोई रिस्पॉन्ड करेगा? अरे बेटा फ्री सोल्यूशन है, मेम्ब्रेन बाउंड सोल्यूशन नहीं है ये। कहाँ जा रहे हो सेल में, दिमाग उससे नहीं लगाना है, इधर लगाओ दिमाग, इधर। समझ में आया? सो फ्री सोल्यूशन इज नॉट एनक्लोज्ड सोल्यूशन बेटा। सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर, वेस्कुलर बंडल्स, वेसल्स, ये सब क्लोज सिस्टम होते हैं। यहाँ पर हम ओपन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ओपन सोल्यूशन जैसे कि एक गिलास बकेट में पानी रखा, आपने धूप में ले जाके रख दिया, इवापोरेट हो गया। और वही अगर दोनों के दो बकेट आपने बाहर रखे, दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दे दिया, ऑस्मोसिस हो जाएगा। दोनों को पाइप से जोड़ दिया, डिफ्यूजन हो जाएगा। तो वो ओपन सिस्टम था बेटा। और ओपन सिस्टम के लिए कुछ टर्गर प्रेशर क्या होता है बेटा, 0। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था बेटा, ठीक है। चलो सो डीपीडी में डाल लें, आप लोग कहोगे हाँ मैम डाल दीजिए। ओपी की वैल्यू पता नहीं, टीपी की वैल्यू 0, सो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी। तो जितना ऑस्मोसिस होगा उसके वजह से जितना प्रेशर जनरेट होगा वही तो बेटा उसकी डीपीटी हो जाएगी ना क्लोज सेल में, क्योंकि वहां पे कोई टर्गर प्रेशर तो एक्ट नहीं कर रहा ओपन सिस्टम में। हाँ मैम आप बहुत होशियार हो, मुझे पता है, ठीक है। चलो दूसरा स्टेटमेंट डाल लो बेटा, डीपीडी फॉर फ्लैसिड सेल। बेटा सेल फ्लैसिड कब हो रहा था, जब इट इज प्लेस्ड इन और प्रेजेंट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। टोनिक सोल्यूशन में हम लोग रख रहे थे, सॉरी ये स्टेटमेंट मिटा देना, ठीक है। डीपीडी फॉर फ्लैसिड सेल कब हो रहा था, जब ये सेल प्रेजेंट किसमें था, आइसोटोनिक में है मैम, ठीक है। सो आइसोटोनिक में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो टर्गर प्रेशर होता है बेटा वो क्या होता है, 0। कहा था ना, जितना अमाउंट ऑफ पानी बाहर जाता है उतने ही अमाउंट ऑफ पानी अंदर आता है, बताया था आप लोग कहोगे यस मैम। अमाउंट ऑफ पानी बाहर जाता है उतने ही अमाउंट ऑफ पानी अंदर आ रहा है, तो टीपी उसका भी 0 था। अगेन डीपीडी वाला फॉर्मूला लगा लें, आप लोग कहोगे हाँ मैम लगा लीजिए। सो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। सो अगेन फॉर फ्लैसिड सेल बेटा जी डीपीडी होता है ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि किन दो कंडीशन के लिए डीपीडी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, टेक माय नेम एनआर मैम एंड टिक फॉर द कंडीशन व्हेन द सॉल्यूशन इज फ्री सॉल्यूशन एंड व्हेन इज फ्लैसिड सेल और व्हेन इट इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। It is placed in isotonic solution. This is what the concept is asked and this is what ये जो condition है ना क्वेश्चन में ऐसे ही कंडीशंस पूछे जाएंगे आपको। डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर कब, जब आपका सेल एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में है या फिर आपका सेल जो है वो फ्री सोल्यूशन में है। आए समझ में? कुछ और कंडीशंस देख लेते हैं। इतना मिटा दूं? आप लोग कहोगे यस मैम मिटा दीजिए। सो नाउ लेट्स सी डीपीडी फॉर पार्शियली टर्जिड सेल। बेटा ये कंप्लीट टर्जिड नहीं है, ठीक है। कंप्लीट टर्जिड में अलग कंडीशन होता है एज कंपेयर टू पार्शियल टर्जिड सेल। फॉर अ पार्शियल टर्जिड सेल डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, यही वाला कंडीशन। ये अपना नॉर्मल कंडीशन है और नॉर्मल सेल में ये डीपीडी होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, वेयर ओपी इज टर्गर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी इज ओपी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी इज टर्गर प्रेशर, ठीक है। चलो But what happens when DPD for a fully turgid cell? बेटा मैंने आपको बताया था एक सेल है उसको हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक, और उस हाइपोटोनिक सोल्यूशन से क्या हुआ, पानी अंदर जाएगा। आप लोग कहोगे यस मैम जाएगा, गया पानी अंदर। ये सेल कैसा हो जाएगा, बाद में स्वेल अप, बढ़ जाएगा, इसकी पूरी वाटर सप्लाई, इसका पूरा वाटर डिमांड हो गया। तो इसको प्यास लगेगी क्या, इसको वाटर की जरूरत है क्या, नहीं है ना। तो फिर इसको क्यों काहे कि इसकी डीपीडी, इसकी डीपीडी क्या हो जाएगी, 0। ये तो हो गई हमारी कॉन्सेप्ट की बात है कि हाँ मैम अगर आप दौड़कर आए, आपको 2 गिलास पानी पीना था, मैंने आपको 2 गिलास पानी पिला दिया, आपको जितना वाटर की जरूरत थी वो आप पी चुके, आपका काम हो गया। तो फिर ऊपर से मैं आपको प्यास लगी क्या, और नहीं ना। Again your DPD becomes what? It becomes 0, isn't it? आप लोग कहोगे yes. So same case, अगर एक सेल है ये हाइपोटोनिक में डाल दिया, ये स्वेल हो जाएगा, तो इसको वापस पानी की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। तो उसका DPD क्या होगा, 0। ये तो कॉन्सेप्ट कहता है। बट अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है इन अ फुल्ली टर्जिड सेल। जाओ जाकर के पिछला वीडियो देखो, उसमें मैंने ये सेम चीज दिखाई थी। क्या, टर्गर प्रेशर मतलब ये वाला प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ये वाला प्रेशर, जब दोनों इक्वल है तब ये सेल कैसा हो
हो जाता है, टर्जिड, स्वेल अप हो जाता है. एंड दिस इज व्हाट इट सेज, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्जिड प्रेशर. सो डीपीडी में ये फार्मूला लगा ले. हाँ बेटा, हाँ मैम लगा लो. माइनस टीपी, फिर ओपी के टीपी की जगह ओपी डाल दे, आ गया वैल्यू 0. और हमारा कॉन्सेप्ट भी तो बेटा वही कहता है ना कि डीपीडी के लिए क्या होता है सॉरी, एक टर्जिड सेल के लिए क्या होता है डीपीडी, 0 होता है ना. आप लोग कहोगे यस मैम. देन डीपीडी फॉर अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल. अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको प्लाज्मोलिसिस पढ़ाया था तब मैंने आपको टर्गर प्रेशर दिखाया था. तो टर्गर प्रेशर फॉर अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज नेगेटिव. कल का स्टेटमेंट, कल का वीडियो याद रखो. अगर पिछला वीडियो याद नहीं है तो आगे के सेशन समझ में नहीं आएंगे बेटा. और मैंने आपको ये चीज समझाई है कि टर्गर प्रेशर फॉर अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज नेगेटिव. अब इस फॉर्मूला में डाल दें. आप लोग कहोगे जी मैम डाल दीजिए. सो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी. ठीक है, अब डाल दें. टीपी क्या है, नेगेटिव. ओपी माइनस ऑफ माइनस टीपी यानी माइनस टीपी, ये क्या हो जाएगा, ओपी प्लस टीपी. सो किसी भी प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए जो डीपीडी होता है वो होता है ओपी प्लस टीपी. आपको ये जनरल बेसिक फॉर्मूला से बेटा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं हर फॉर्मूला में एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाती हूँ. क्लियर आया समझ में. चलो अब गिव द वेरी नेक्स्ट हेडिंग फॉर टुडेज सेशन, दैट इज इम्बाइबिशन. एक छोटा सा टॉपिक है. जनरली इम्बाइबिशन इज सोन बाय सीड्स, इट इज सीन बाय वुड्स, इट इज सीन बाय अदर फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट. सो गिव द हेडिंग एज इम्बाइबिशन. चलो क्या कहना चाह रही हूँ, फॉर अ पार्शियल टर्जिड सेल, फॉर फुल्ली टर्जिड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल. ध्यान से समझना, इसको क्वेश्चंस इसी पर से आते हैं. ठीक है, चलो अब डाल दो हेडिंग इम्बाइबिशन. Heading as imbibition. Of imbibition, it is a special type of diffusion. Special type of diffusion. It is a special type of diffusion. It is a special type of diffusion in which water is absorbed by the. It is a special type of diffusion in which the water is absorbed by the solids. और उसी को हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोफिलिक मोएटी और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस भी लिख लो, वरना मोएटी में फिर दूसरा दिन पूछने लगोगे मैम व्हाट इज दिस मोएटिक, मैम व्हाट इज दिस मोएटी. बेटा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस लिख लो. ठीक है, सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन व्हिच वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ सॉलिड सब्सटेंसेस. व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफिलिक? उसका कहने का मतलब है जो वाटर लविंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको वाटर की जरूरत होती है, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. उसी टाइप ऑफ स्पेशल फिनोमेना को जो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं ड्राई चीज, उसको हम लोग इम्बिबिशन कहते हैं. अब तक तो हम लोग देख रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. फिर आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अगर चलो आजकल वैसे भी गवर्नमेंट है, थोड़ी आपकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो रोड वगैरह इतने ढंग से बन नहीं रहे. ठीक है, कुछ ना कुछ तो घपला हो रहा है. आपके घर के गली वाले रोड पर एक खड्डा है. ठीक है, उस खड्डे में बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, उससे पानी अक्यूमुलेशन हो गया. आप लोग कहोगे हाँ मैम हो गया. उस पानी अक्यूमुलेशन के बाद क्या होता है, वो पानी का जो आप बोलोगे हाँ मैम हम अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, हमारे रोड्स बने हुए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, वो सब साफ कर देते हैं. ठीक है, हम तो बस बैठे बैठे मग में, बालकनी में मग से कॉफी पीते रहते हैं. ऐसा तो हो सकता है बेटा, हाँ हो सकता है. बट व्हाट इफ नहीं करते साफ, तो वो पानी जाता कहाँ है, वो पानी इवोपरेट हो जाता है. समझ में आई, वो पानी डिग्रेड हो जाता है. सो दैट वाज व्हाट, इवोपरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस. रिवर गर्मियों में पानी सूख क्यों जाता है, वो क्या होता है, पानी लॉस, इवोपरेट हो जाता है ना. What happens? फिर ये तो हो गई इवोपरेशन की बातें. ठीक है, तो आपको मुझसे एक चीज पूछना चाहिए कि मैम पानी तो इवोपरेट हो रहा है, पानी लॉस हो जाता है क्योंकि एक्सेसिव टेम्परेचर सन से आता है, वो इवोपरेट हो जाता है, वाटर साइकिल में आता है, फिर से पानी बरसात के टर्म में मिलता है. बट व्हाट अबाउट वो जो पानी कुछ ना कुछ इम्बाइब भी तो कर लेता है, कुछ ना कुछ सीड्स वगैरह ले भी, जो सीड्स हैं
फिर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, गर्मियों में जिनके वॉशरूम के दरवाजे या फिर जो घर के दरवाजे होते हैं, इफ इट इज मेड अप ऑफ जनरली वुड, अगर वो अच्छे वुड नहीं है तो फिर अगर अच्छे के जनरली अगर वो पानी के कांटेक्ट में ज्यादा आ रहे हैं थ्रू स्लैब और थ्रू सीलिंग, आपने देखा होगा वो डोर स्वेलअप हो जाते हैं या फिर वो डोर जल्दी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पानी की वजह से उसने कुछ ना कुछ वाटर इम्बाइब कर लिया। समझ में आया? सो वो जो पानी वो इम्बाइब करता है ना फ्रॉम एटमोस्फियर, फ्रॉम बाहर से, उसी को हम लोग इम्बाइबिशन कहते हैं अपने टोन में। क्लियर? चल समझ में आया? फिर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, घर में मम्मी जनरली ममा कुछ pulses like matki, then फिर other pulses like if you talk about few pulses other pulses के यार ये edit कर देना, ठीक है? मटकी, ज्वार, बाजरा, हाँ, मटकी, चवई, तोरल, ये सारे जो पल्सेस होते हैं जनरली ममा क्या करती हैं? व्हाट शी डज, शी सोक इट इन द वाटर, शी सोक इट, नेक्स्ट डे देयर यू सी व्हेन द सीड्स ऑफ मटकी is soaked, this is what your NCERT says beta, yes, seeds of matki, or you can take it beans, these are what pulses, you see if it is soaked in water it gets swelled up, और जब ये स्वेल्ड हो जाते हैं तो फिर आपका तो वही कॉम्बिनेशन होगा। वो मैम, अच्छा मैम वो क्या है? वो ऑस्मोसिस है। अरे बेटा ये सॉलिड सब्सटेंस में पानी लेने के बाद इनमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग रेडिकल कहते हैं एंड प्रिम्यूल। आपको देखोगे मटकी में से ये दो चीजें ऐसे ऐसे बाहर आती है, दो शूट टाइप के स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं ऐसे कुछ। देखना, घर जाकर के देखना, जब मम्मी मटकी भिगा के रखेंगी या फिर बीन्स लगा के रखेंगी, यू कैन सी अ स्मॉल टाइप ऑफ ग्रोथ, एंड दैट ग्रोथ इज व्हाट? जनरली दिस सीड हैज एब्सॉर्ब्ड वाटर, generally this seed has absorbed water, and that process is called as what? Imbibition. And this is what example, beautiful example is sent by your NCERT, that when a seed or substance or a solid substance is placed in the water, it soaks water easily, and when that water is soaked, that process is called as imbibition, because it imbibes the water, and it is a special type of diffusion. beta highlight karna, this is also a type of diffusion. Osmosis is also a type of diffusion which generally occur in different types of plants, generally occur when water concentration is variant. This is also a imbibition is also a special type of diffusion which is occurring in the hydrophilic substances जो water loving होते हैं। समझ में आया? क्लियर? दिस इज व्हाट इम्बिबिशन इज। फिर आपके मन में बेटा एक सवाल आता होगा, मैम ये फिर आप मनुके वाला केस दे दो, वो रेजिन्स वाला केस दे दो, वाटर में जो सोक हो जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्बिबिशन एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑस्मोसिस? आपने कहा एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है विच द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉलिड। समझ में आया? डेफिनेशन समझना, इसको मिटा देती हूँ फिर समझना। क्या कहा? इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉलिड। एब्सॉर्ब्ड बेटा ये वर्ड याद रखना, ठीक है? एंड इन ऑस्मोसिस जब आप डेफिनेशन देखोगे तो मैंने कहा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। क्या मैंने इसमें वो बोला है कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। वहां मैंने आपको क्लियरली बोला है इट इज ट्रांसफर ऑफ वाटर। किसमें? ऑस्मोसिस में। इट इज ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ, इट इज प्रोसेस ऑफ transfer of water from high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration। बेटा जा के रिवीजन करो ऑस्मोसिस का। इसमें मैंने वो प्रोसेस जिससे ट्रांसफर होता है वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसको मैंने ऑस्मोसिस कहा है। और दूसरी चीज ऑस्मोसिस में बेटा आपको दो सोल्यूशन, दो कॉन्सेंट, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, दो सोल्यूशन की जरूरत है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पानी मिला बाहर एंड बेसिकली दे एब्जॉर्ब। नॉट ओनली दिस डोर, नॉट ओनली दिस सीड्स, बेटा एल्गी जो ग्रो होती है वाटर में, व्हाट डज इट डज? इट बेसिकली एब्जॉर्ब्स वाटर।
समझ में आया? And when it absorbs water, it swells up, it forms a coating on the walls, it forms a coating on the wet surface. So imbibition is generally absorbing the water from the external, from the outward source, and that is only done by hydrophilic, that is water loving substances. But osmosis is transfer of the water from high concentration, and that process is called as what? That process is called as osmosis. And basically it happens, it requires two potential, where somewhere there is low water potential, beta psi W, and somewhere there is high water potential, तभी osmosis होगा. And other next thing, it requires semi permeable membrane. It requires semi permeable membrane. आपको मैंने बताया है. क्या डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं. जब डिफ्यूजन, आप 2 टैंक ले लो, उसको पाइप से जोड़ दो, 2 टैंक लिया, पाइप से जोड़ दिया, डिफ्यूजन चालू हो जाएगा. बट अगर यही आप 2 टैंक के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हो, या तो इस वे में या तो इस वे में, ठीक है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो तो वो ऑस्मोसिस हो जाता है. एंड डिफ्यूजन में कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर ट्रांसफर करता है. बट इम्बाइबिशन में इट इज ऑल्सो डिफ्यूजन, बट वो वाटर लविंग सब्सटेंस के लिए होता है. एंड दूसरी चीज, इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब करता है वाटर. समझ में आया? सॉलिड सब्सटेंसेस. द वेरी गुड एग्जांपल इज ड्राई सीड्स, वुड्स, अगार अगार, एल्गी. ये सारी चीजें आप अपने आसपास देखते हो. क्लियर हुआ बेटा? कंफ्यूज नहीं होना है ऑस्मोसिस और इम्बिबिशन में. समझे? चलो, सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग. अब इम्बिबिशन पे आगे फ्यू पॉइंट्स देख लें. Why do this imbibition happens? What are the requisites of the imbibition? What are the requisites for the success of imbibition? So देखते हैं. चलो बता दो इसको. एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था कि एक सीड अगर आप मटकी या फिर ये सारी चीजें अगर आप पानी में रख देते हो तो ड्राई सीड जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वहां पे ट्रांसफर नहीं होता बेटा, जो प्रोसेस ट्रांसफर होता है वो ऑस्मोसिस है. पर उन्होंने क्या किया? एब्जॉर्ब किया और उससे उनकी ग्रोथ हुई, प्लूम्यूल ग्रोथ हुआ, रेडिकल की ग्रोथ हुई, फिर वो सीड फॉर्मेशन, प्लांट डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. देन व्हाट इज दिस रिजल्ट ऑफ इम्बिबिशन? क्या होता है इम्बिबिशन के होने से? पहली चीज, द वॉल्यूम ऑफ इम्बिबेंट एनॉर्मसली इंक्रीजेस. इम्बिबेंट ये वैसा सब्सटेंस है. व्हाट इज दिस इम्बिबेंट? इसको आप लिख लेते हो सब्सटेंसेस, लिख लेना, सब्सटेंसेस विच एब्जॉर्ब वाटर. एब्जॉर्ब वाटर, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? उसी को बेटा हम लोग इम्बिबेंट कहते हैं, इम्बिबेंट कहते हैं. क्लियर हुआ? आए समझ में कॉन्सेप्ट? सब्सटेंसेस which absorbs water, that is called as what? Imbibant. And enormously. And दूसरी चीज, उसी सब्सटेंस में पानी लेने के बाद उसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है. There is increase in the volume. There is increase in the volume of this imbibant. This is what it says. एक छोटी सीड थी, उसने वाटर एब्जॉर्ब किया, अगेन इट इज स्वेल्ड अप, उसका वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ गया. समझ में आया? एंड देन फर्दर वो ग्रोथ होता है, वो तो अलग चीज है. क्लियर? सो पहला रिजल्ट ऑफ इम्बिबिशन क्या है? देयर इज एनॉर्मसली इंक्रीज इन वाटर. तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अ प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द इम्बिबेंट. अगर ये पानी इंटेक्ट कर रहा है बेटा, अगर ये सीड ने पानी इंटेक्ट किया, तो इस सीड पे जब ये प्लूम्यूल और रेडिकल जो ऊपर जाता है वो प्लूम्यूल है, जो आगे चल के शूट को डेवलपमेंट देता है, यानी स्टेम को. एंड जो नीचे आता है अगेन टुवर्ड्स द ग्रेविटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं. और ये रेडिकल है विच शोज द डेवलपमेंट ऑफ रूट फर्दर. Clear? This is what it happens. There is development of plumule, there is development of radical. Plumule further give rise to development of shoot, that is stem. Radical further grows and give rise to development of roots. But how do this grow? They exist some amount of pressure in this, and that pressure again makes them growth of these two things. क्लियर हुआ बेटा जी कॉन्सेप्ट? दिस इज व्हाट द रिजल्ट ऑफ इम्बिबिशन. फिर आप लोगों को पूछना चाहिए, मैम ये जो इम्बिबिशन हो रहा है, हाउ डू दे गेट द सक्सेस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लूम्यूल एंड रेडिकल? हाउ डू द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर? ये तो बेटा सीड के केस में हो गया. डोर वाले केस में ले लो, लकड़ी का दरवाजा है, पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है, उसमें क्या होगा? कुछ होगा?
मैं आपको दिखाती हूँ, लिखवाती हूँ, प्री रिक्विजिट ऑफ सक्सेस ऑफ इम्बिबिशन। लिखना मिटा दो ये आप लोग हो गई। यस मैम। So let's see prerequisites for the success of imbibition. So, पहली चीज, there should be water potential gradient between the absorbent and the liquid imbibed is essential. क्या बोलते हैं मैम, नहीं समझ में आता बेटा। सीड जो अपने एग्जांपल ली थी ना, कॉमन एग्जांपल, वो ड्राई सीड थी, उसको कुछ ना कुछ वाटर की जरूरत थी। तो और बाहर जब वाटर मिला, H2O, वाटर 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 वाटर, तो उसने वो वाटर एब्जॉर्ब किया। तो कुछ वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो बाहर वाटर पोटेंशियल कैसा था, ज्यादा था। तो इनमें वाटर पोटेंशियल क्या था, ग्रेडियंट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट, कुछ ना कुछ डिफरेंस था। बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो अंदर वाले को पानी की जरूरत है। एंड व्हेन देयर इज ग्रेडियंट, देयर इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर। दिस इज व्हाट इट सेज एंड दिस इज व्हाट द सक्सेस ऑफ इम्बिबिशन। ये होगा तो ही इम्बिबिशन सक्सेसफुल होगा। दूसरी चीज, इसमें जो सब्सटेंस है वो वाटर लविंग होना चाहिए एंड एफिनिटी होना चाहिए उन दोनों के बीच का। यानी जो सीड है उसको पानी की जरूरत हो, उसको पानी से प्यार हो कि वो वाटर अट्रैक्ट कर सके, वो वाटर एब्जॉर्ब कर सके। समझ में आया दैट प्रोसेस? एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इज एसेंशियल। यानी वो लिक्विड और जो सॉलिड है जिसको पानी की जरूरत है, वो उन दोनों के बीच में एफिनिटी होना चाहिए, उन दोनों के बीच में लव, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। समझ में आया? दिस इज व्हाट इट सेज, दैट इज हाइड्रोफिलिक। बेटा हाइड्रोफिलिक इटसेल्फ सेज वाटर लविंग, एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, लव टुवर्ड्स वाटर। समझ में आया? सो ये वही पॉइंट है, ठीक है। व्हाट इज दिस एप्लीकेशन, लिखना एक पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ इम्बाइबिशन। एप्लीकेशन ऑफ इम्बाइबिशन लिखना, हेडिंग डालो एप्लीकेशन, हेडिंग डालना एप्लीकेशन ऑफ इम्बाइबिशन। एग्जांपल है क्या, वुड स्वेल अप इन रेनी सीजन, स्वेल अप हो जाना इन रेनी सीजन। नॉट ओनली डोर्स, वुड जो स्वेल अप हो जाता है इन रेनी सीजन, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वाटर। ड्राई सीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन। एग्जाम्पल लिख लेना इसका, ड्राई सीड, वुड्स, these do what, these do absorbs water when इनके आसपास पानी हो। तो ये जो वुड पानी स्वेल अप किया इन रेनी सीजन में, व्हाट हैपेंस बेटा जी, ये जो वाटर स्वेल अप के बाद, this swell wood was used by prehistoric man। लिखना बेटा, prehistoric boulders, रॉक्स एंड बिल्डर्स को इसको सेपरेट करने के लिए इस वुड की जरूरत पड़ती थी। और ये वो जो पानी से भरा वाला वुड था, वो कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट कर रहा था, और वो प्रेशर यूज हो रहा था फॉर सेपरेशन ऑफ रॉक्स, फॉर सेपरेशन ऑफ बोल्डर्स बाय प्रीहिस्टोरिक या फिर स्टोन एज मैन। तो ये एक उसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल दू, सीडलिंग वाला एग्जांपल। बेटा फिर से सेकंड एग्जांपल में सीड लिख लो। सीड ग्रो होता है इन द सॉइल, सॉइल में से उसको वाटर एब्जॉर्ब करता है, फिर वो दो प्रोसेस दिखाता है, ग्रोथ ऑफ प्लूम्यूल, ग्रोथ ऑफ रेडिकल, ग्रोथ ऑफ प्लूम्यूल, ग्रोथ ऑफ रेडिकल। फिर रेडिकल सॉइल में रूट बन जाता है, ये सॉइल के ऊपर चला जाता है, शूट बन जाता है। सो ये दो एप्लीकेशंस ऑफ इम्बिबाइशन है। क्लियर? सम फैक्ट्स अबाउट मैं आपको बताऊं तो वाटर इज मोस्टली, लिखना सम फैक्ट्स अबाउट, यहां पे लिख देती हूं बेटा मैं, ठीक है। सम फैक्ट्स अबाउट इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन वो तुम खुद से लिख लेना, ठीक है। पहला फैक्ट है, लिखना, some facts about imbibition is what, different substances have different ability to imbibe water, to imbibe what, water। आया समझ में? तो सबसे ज्यादा एबिलिटी किसकी होती है, अगार अगार की, फिर उसके बाद पेक्टिन की, फिर उसके बाद प्रोटीन की, फिर सेल्यूलोज की। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था कि what is the left out solution between plasmolysed cell and the again a hypertonic solution। तो फिर आपको मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था लास्ट टाइम, आप लोग कहोगे यस मैम,
लिखवाया था कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल और उसके सोल्यूशन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, या फिर उसके सेल वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, जब वो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ के अलग हो जाता है तो क्या प्रेजेंट होगा। तो बेटा उसकी स्टोरी यही थी कि उसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर ये था कि उसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन। रीजन अभी भी रोक के रखो, अगले क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई होप कि इतना सब पढ़ाने के बाद आपको रीजन समझ में आ ही गया होगा। कैसे? क्योंकि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, वो अपने सेल वॉल को छोड़ के एकत्रित हो जाता है बीच में, सेल मेम्ब्रेन एक साथ हो जाता है, तो वो जो स्पेस होता है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय व्हाट, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड उसी वजह से द सेल रिक्वायर्स water, the cell requires DPD and that was your DPD। समझ में आया बेटा? आज DPD पढ़ने के बाद वो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसको पानी की जरूरत है ताकि वो फर्दर मूवमेंट दिखा सके, and the requirement of water by that solution is DPD today, and I taught you DPD on that question, so I'm giving you the question again today for today's class, and ये question next session में आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर अगर पेक्टिन, प्रोटीन एंड सेलुलोज में सबसे ज्यादा वाटर इम्बाइबिलिटी की जो एबिलिटी होती है वो अगार अगार की होती है, ठीक है। तो फिर ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेक्टिन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेलुलोज और अगार अगार, तो आपको पता ही होगा ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, किसके प्रेजेंट होता है वो भी कमेंट करो। चलो मैं देखती हूँ कितना याद है लिविंग वर्ल्ड आपको, ठीक है। सो अगार अगार, पेक्टिन, प्रोटीन, सेलुलोज, और अगर आप लोग एक और चीज लिखना चाहो तो एल्जीन भी लिख सकते हो, ठीक है। बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा वाटर इम्बाइबिशन किसकी एबिलिटी होती है, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेक्टिन एंड प्रोटीन। क्लियर? ये चीजें आप मुझे फाइंड आउट करके बताओगे और तभी मैं अगर अगर कौन से सेल वॉल के एल्गी में, कौन से एल्गी के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ये मुझे आप लोग बताना, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यही था आपका इम्बिबिशन, यही एप्लीकेशंस होते हैं इम्बिबिशंस के, जो डोरस्वेल हो जाते हैं, ड्राई सीड्स एब्जॉर्ब वाटर कर लेते हैं, या फिर आप लोग लकड़ी प्लांट भी कुछ जो हाई वुडी प्लांट्स होते हैं वो भी पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके भी ब्रांचेस पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस व्हिच हैपेंस यूजुअली इन इम्बिबिशन। क्लियर हुआ इम्बिबिशन? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, डू वॉच द वीडियो, सून वी आर अप टू फिनिश द सेशन। नेक्स्ट क्लास वी विल सी ट्रांसपिरेशन, द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, मूवमेंट of across the cell, around the cell, different types of movement, सिम्प्लास्ट, टोपोप्लास्ट, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा पढ़कर आना और ये क्वेश्चन पता कर आना, पेक्टिन प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, एल्जीन और लिग्निन में कौन वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, अगर अगर किस एल्गी के सेल वॉल में होता है। थोड़ा देखो तो 11th कितना याद है लिविंग वर्ल्ड आप लोगों को, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड डू वॉच द वीडियो, एंड यस, हैव अ गुड डे एंड गुड ईव, थैंक यू।